हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया पिछली क्लास में हमने एलिमिनेशन स्टार्ट किया था और एलिमिनेशन में हमने इवन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, है ना। और एल्काइल हैलाइड के केस में मैंने कहा कि SN1 और इवन दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती है। अल्कोहल में इवन रिएक्शन की बात हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखा इवन मैकेनिज्म से। जो डिहाइड्रेशन है वो E2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है। अगर आप रिएजेंट बदल दोगे तो E2 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एल्काइल हैलाइड में हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखा E1 मैकेनिज्म से। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है अगर रिएजेंट चेंज कर दोगे तो। ठीक है, तो देखो इसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि यार एथेनॉल है, जैसे CH3, ये CH2 और ये OH। ठीक है, और रिएक्शन जो है ना वो आपने करवाई H2SO4 के साथ। H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 है और साथ में 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है, या 443 केल्विन बोल सकते हो। फिर तो यहां पर हमने क्या किया था भैया जी, एलिमिनेशन करवाया था। कार्बोकेटाइन बना है और कार्बोकेटाइन से जो है अल्फा बीटा से हमने ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया। तो यहां पर एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन यहां पर बन रहा था। ये रिएक्शन हमने देखी, ये है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, और बाय इवन मैकेनिज्म। ठीक, तो एक तो इस रिएक्शन की बात हमने की। फिर आप सेकंड चीज देखना जरा कि यहीं पर अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो और टेम्परेचर ले लो 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर यहां पर ले रखा है, 140 पर इसको हीट कर रहे हो, है ना, या फिर बोल दो 413 केल्विन पर इसको हीट कर रहे हो। तो यार यहां देखा जाता है, यहां पर बनता है भैया जी डाई इथाइल ईथर, यहां बनता है ईथर। ठीक है, 140 पर तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, और 170 पर क्या बनेगा, अपने पास एल्कीन बनेगी। अब यार ये कैसे हुआ, है ना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस था जो हमने SN2 रिएक्शन में देखा, एक है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो अब ये विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या है इसकी, बहुत ही आसान सा काम देखिएगा कि यार हमारे पास जो है वो क्या है, सबसे पहले H2SO4 है ना। तो H2SO4 ये क्या होगा, एक तरीके से आयोनाइज होगा। कैसे, H+ और साथ में HSO4 माइनस में, इस तरीके से ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और हमें ये पता है सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। तो CH3 CH2O, और यहां पर जो है वो क्या है, H है, ऑक्सीजन है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, H+ को लोन पेयर देगा। H+ को जैसे ही लोन पेयर मिलेगा तो CH3 CH2, और यहां पर आएगा OH H, और ये चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। और हमें ये पता है कि ये देखो वाटर जो है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप है तो ये यहां से आसानी से क्या हो सकता है, हट सकता है। तो यहां सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो HSO4 माइनस होगा ना, ये यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहां से H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। तो H2O तो बाहर हुआ, और साथ में हमें मिला CH3 CH2, और यहां पर मिलेगा HSO4, है ना। इसको बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले बनेगा अपने पास क्या, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास यहां पर देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो केवल एक ही मॉलिक्यूल ले रखा है एथेनॉल का, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा ना कि ये वाला जो है वो देखो, इस पर जो है ये कंडीशन ऐसी है, O, ये SO और ये है OH, ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस कार्बन पर चार्ज तो है नेगेटिव, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये इस पर अटैक करेगा, और यहां से ये HSO4 माइनस वापस से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो जैसे ही ये बाहर होगा ना, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, CH3 CH2O, और ये आया C2H5। यहां पर ऑक्सीजन पर वापस चार्ज कैसा आ गया, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो HSO4 माइनस है ना, अब देखो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये HSO4 माइनस इस H+ के साथ मिलकर वापस से H2SO4 के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर हो गया। H2SO4 कैटलिस्ट होता है, कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो यहां पर फाइनली बना डाई इथाइल ईथर। तो ये रिएक्शन है, इस तरीके से चलती है। इसको हम बोलते हैं क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोल दो, या फिर विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस आप इसको बोल सकते हो, है ना। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है अपने पास लेक्चर
सेकेंड बेस सबसे पहली रिएक्शन जो कि है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, ध्यान ये रखना है कि आप अगर क्या करते हो, अल्कोहल को 170 पर हीट करते हो, 170 पर 170 पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे, तब तो क्या बनेगा, तब तो आपको एल्कीन बनाना है इवन मैकेनिज्म से, वही कार्बोकेटाइन बनाओगे। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो हो आप एलिमिनेशन करवा के एल्कीन बनाओगे, और फिर जो हो अगर 140 दे रखा है तो आपको ईथर बनाना है। क्लियर है बात? तो ये है। नेक्स्ट अपन चलते, देखो इसी के जैसी एक रिएक्शन और है, यही कवर करेंगे, और वो है पिनाकोल पिनाकोलोन, है ना। देखिएगा, हालांकि ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो बतानी चाहिए, और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जेई वालों के लिए तो है ही है, जेई वालों के लिए तो जो है वो हम जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है, जेई एडवांस के हिसाब से। हालांकि जेई मेन भी अब तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, जो अभी 2024 के जो भी पेपर आए है ना, वो आप ये मान के चलो कि एनसीईआरटी से ही थे टोटल, और अप्रैल अटेम्प्ट जो होगा 2024 का वो भी एनसीईआरटी से ही आएगा। और जेई वालों को जो है वो मैं जेई वालों को नहीं, नीट वालों को भी मैं बता चुका हूँ कि भाई आपको जेई के पेपर सॉल्व करने हैं, है ना। और इस पर जो एक वीडियो भी मैंने बनाया था, और मैंने जो चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर भी जो वो पीडीएफ डाल रखी है जेई के पेपर की, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, है ना। तो वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बता रखा है कि पिछले साल 2023 में जेई मेंस और नीट, है ना, जेई मेंस 2 अटेम्प्ट में होता है, अप्रैल और जनवरी, तो दोनों में मिला के नीट में जो क्वेश्चन आए लगभग 17 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री में सिमिलर कंसेप्ट के थे, सेम कंसेप्ट के थे। आप ये मानो कि जो है वो, या फिर कंसेप्ट के आसपास की चीजें जो है वो क्या थी, सेम थी, है ना। तो उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक। देखो जरा, नेक्स्ट जो है पॉइंट ये है क्या अपने पास, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या है ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? पहले तो समझो कि पिनाकोल क्या है, पिनाकोल किसको बोलते हैं ना। तो एक कंपाउंड है, आप ये मानो कि 3 डिग्री विसिनल डाइऑल इज नॉन एज पिनाकोल, ठीक है, कि भैया 3 डिग्री विसिनल डाइऑल ये पिनाकोल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये OH, ये OH, ये जैसे R1 लगाया है, यहाँ पर मान लो R2, यहाँ कुछ भी जो है वो R या R' कुछ भी जो इस तरीके से ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला कार्बन भी कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, और ये वाला कार्बन भी कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री और विसिनल डाइऑल, कहने का मतलब एडजेसेंट कार्बन पर जो क्या है, OH है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पिनाकोल बोलते हैं। तो 3 डिग्री विसिनल डाइऑल इज नॉन एज पिनाकोल। ओके, चलो ठीक है, ये तो हो गया पिनाकोल। अब होगा ये, जैसे इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। जैसे ये पिनाकोल है, ये CH3 है, ये OH है, यहाँ CH3, ये CH3 और ये OH है, ठीक है। देखो ये कार्बन 3 डिग्री है, ये भी कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, दोनों कार्बन 3 डिग्री है। अब इसको क्या करना, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना है। वैसे मैंने अभी आपको बता रखा है कि यार अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तो एल्कीन बनता है, लेकिन यहां रिएक्शन थोड़ी सी अलग तरीके से चलती है, और ये कंपाउंड जो है वो अपने पास, ये तो क्या है, पिनाकोल है, ठीक है। और ये कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होता है इस वाले कंपाउंड में, ये CH3 आया, यहाँ CH3 है, यहाँ है CO और ये है CH3। दिस कंपाउंड इज नॉन एज पिनाकोलोन, ठीक है। इसको पिनाकोलोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पिनाकोल बोलते हैं। चलो ठीक है, अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसी चली, है ना। मैकेनिज्म बहुत ही आसान सा काम है भैया, हमें पता है मीडियम कैसा है, एसिडिक है। H2SO4 सबसे पहले क्या होगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा, H+ और HSO4- में, इस तरीके से H2SO4 क्या होगा, ब्रेक होगा। तो जैसे ही H2SO4 ऐसे ब्रेक हुआ तो हमारे पास यहाँ पर आएगा OH, ये आया CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या आया OH। तो सबसे पहले स्टेप पे तो हमें पता है कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, कि एक से ज़्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी अगर कहीं है, सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन ही करवानी होती है। तो यहाँ पर देखो ज़रा कि दोनों तरफ के OH की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है।
और OH अगर जो लोन पेयर देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा, और H2O गुड लिविंग ग्रुप है, H2O हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन भी दोनों जगह क्या है, इक्वली स्टेबल बन रहा है, तो कोई भी OH जो है वो लोन पेयर दे सकता है, कोई भी OH लोन पेयर दे देगा। जैसे मान लो इस वाले OH ने जो है इसको लोन पेयर दे दिया, तो इसको लोन पेयर दिया, तो यहाँ पर देखो कंडीशन ऐसी आई, ये OH, ये H, ये चार्ज कैसा पॉजिटिव, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, और यहाँ पर आएगा क्या, OH, ये कंडीशन आई, है ना। और फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो ये H2 के फॉर्म में बाहर हुआ, पीछे बना CH3 C, और ये आया CH3, ये CH3 यहाँ CH3, ये आया OH, और यहाँ चार्ज कैसा पॉजिटिव, देखो एक कार्बोकेटाइन बना है। अब यहाँ पर तो जो है वो दोनों तरफ के OH की रिएक्टिविटी सेम ही है, सेम रिएक्टिविटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये वाला OH लोन पेयर दे पहले, चाहे ये वाला OH लोन पेयर दे, कोई भी लोन पेयर दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई अलग अलग ग्रुप है, जैसे यहाँ CH3 यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा है, तो फिर आपको जो है वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। कि अगर मान लो दोनों तरफ के OH डिफरेंट 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है वो कार्बोकेटाइन बनाओगे, वहां पर कार्बोकेटाइन बनाओगे जहां पर जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसमें होगा रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो इसमें जो है वो हम बाजू वाले कार्बन से यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ से देखो जरा कि ये मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी, ये CH3 शिफ्टिंग है ना, CH3 माइनस शिफ्टिंग। क्यों, क्योंकि अभी देखो कार्बोकेटाइन कैसा है, अभी तो 3 डिग्री है, लेकिन मिथाइल शिफ्टिंग करवाने के बाद जो कार्बोकेटाइन होगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा भैया जी बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटाइन में। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, OH है, ये CH3 है, ये पॉजिटिव है। ध्यान दो जरा, ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, ये बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन है, और हमें अच्छे से पता है कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो जरा कि ये वाला बॉन्ड इधर, तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड बना CH3, ये C, और ये CH3, यहाँ आया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, और ये CH3, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके H+ को इसने बाहर कर दिया, तो फाइनली प्रोडक्ट बना ये वाला, ये पिनाकोलोन। इस तरीके से रिएक्शन चलती है, ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये एलिमिनेशन रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां तो हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, अल्फा बीटा पाई बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पर पाई बॉन्ड बनता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। अब यहां एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, देखना जरा। हाँ जी, तो पॉइंट ये है कि भाई सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग इन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है भैया जी। यहां शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है, सबसे जल्दी शिफ्ट होता है H-। हालांकि हाइड्राइड शिफ्टिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिनाकोलोन में यहां पर जो वो हाइड्राइड होगा ही नहीं, 3 डिग्री होना चाहिए ना, तो जनरली जो है वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें हाइड्राइड की जरूरत पड़ती है, वो अपने जो है वो सिलेबस में नहीं है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। दूसरा जो है वो अपने पास है PH-, और फिर तीसरे पॉइंट पर है R-। और इन केस ऑफ R सबसे पहले शिफ्टिंग 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग ऑर्डर की बात करते हैं ना, पहले कौन शिफ्ट होता है बाद में कौन शिफ्ट होता है, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ये शिफ्टिंग ऑर्डर ध्यान में रखना है। एक तो अभी एग्जांपल से बात करेंगे इसकी, है ना, और ये भी ध्यान में रखना है इन केस ऑफ फिनाइल, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर विल शिफ्ट्स फर्स्ट, ठीक है। फिनाइल के केस में जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना वो पहले शिफ्ट होगा, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, देखना जरा कि क्या है, शिफ्टिंग ऑर्डर भी समझ में आएगा इससे।
जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ फिनाइल है, ये C, ये फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है, फिर यहाँ CH3 है, यहाँ है OH और यहाँ पर है OH, ठीक है। और इसको जो है वो हमने क्या कर रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रखा है, ठीक है। अब देखो कैसे रिएक्शन चलेगी। सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा, है ना। अब यार ये जो H+ है, कौन सा वाला ऑक्सीजन पहले लोन पेयर देगा। दो अपने पास OH है या दो ऑक्सीजन है, या तो ये वाला ऑक्सीजन पहले लोन पेयर देगा या ये वाला ऑक्सीजन पहले लोन पेयर देगा। कौन सा वाला पहले लोन पेयर देगा, आपको क्या लग रहा है। मैंने कहा कि देखो अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप होते ना, सेम ग्रुप होते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब दोनों तरफ जो है वो अलग अलग 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री, ये 3, दोनों 3 डिग्री कार्बन क्या है, डिफरेंट है। और अगर ऐसा केस है कि दोनों 3 डिग्री कार्बन डिफरेंट है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर कार्बोकेटाइन बनाना है जहां पर वो ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता है ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर अगर देगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो दो दो फिनाइल वाला कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, यहाँ एक फिनाइल एक CH3 वाला बनेगा, तो दो दो फिनाइल वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आया फिनाइल, ये यहां पर फिनाइल, यहाँ पर भी फिनाइल है, ये है CH3 और ये है OH, यहाँ पर आया OH H और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो हो क्या होगा, बाहर। तो ये H2O जो है बाहर हुआ, तो यहाँ पर फिनाइल, ये फिनाइल, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, ये फिनाइल, यहाँ CH3 और ये क्या है, OH, ठीक। तो ये कार्बोकेटाइन बना, है ना। यहां पर कार्बोकेटाइन बनता, वो थोड़ा कम स्टेबल बनता। अब यहां पर जो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे करवाएं, है ना। तो यहां पर कौन सा ग्रुप हम शिफ्ट करवाएंगे, देखो फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, यहां पर मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है। मिथाइल को शिफ्ट करवाए या फिनाइल को शिफ्ट करवाए, तो अब यहां पर शिफ्टिंग ऑर्डर काम में आता है। पहले अगर H है, हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड को शिफ्ट करवाओ, फिनाइल को शिफ्ट करवाओ, फिर R को शिफ्ट करवाओ। तो यहां पर फिनाइल की शिफ्टिंग होगी। ये जो फिनाइल आप देख रहे हो ये शिफ्ट होगा भैया इधर, है ना। तो यहां पर PH- शिफ्टिंग हुई, तो फिनाइल की शिफ्टिंग हुई, तो यहां पर बना फिनाइल, ये फिनाइल और यहां पर भी फिनाइल, ये कार्बोकेटाइन बना, यहां आया CH3, ये OH, है ना। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, तो यहां पर जो है वो अपने पास बना फिनाइल, ये फिनाइल हुआ, ये फिनाइल और यहां पर आया डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, CH3। देख लो जरा, ऐसी कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से जो है H+ को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये H+ को जो है इसने बाहर कर दिया और ये फिनाइल है, फिनाइल, फिनाइल, CO, CH3, ये लो जी। यानी कि इसमें जब रिएक्शन होगी तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास एक तरीके से पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आसान सा काम है, सिंपल सा काम है, कोई इसमें जो है वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा, ये है भैया इवन रिएक्शन। जितने भी एग्जाम्पल थे इवन रिएक्शन के वो सारे हमने देख लिए, ठीक है। इवन रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड में देखी, फिर इवन रिएक्शन हमने जो है वो अल्कोहल में देख लिया, और कुछ एक एडिशनल रिएक्शंस और है अल्कोहल की, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम E2 रिएक्शन पर। सीक्वेंस वही रहेगा, पहले हम एल्काइल हैलाइड में E2 रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद में हम अल्कोहल में E2 रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन बोल दो इसको, चाहे आप जो है वो इसको एक तरीके से बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है E2 एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। जैसे E1 एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, है ना, ये है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। और इसके अलावा जो है वो सबसे पहले हम E2 रिएक्शन, है ना, E2 एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में हम सबसे पहले E2 के एग्जाम्पल देखेंगे। एल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, अल्कोहल की, ठीक है ना। तो भैया देखना जरा कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर सबस्ट्रेट।
तो सबस्ट्रेट जो होगा वो होगा अपने पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अब एल्काइल हैलाइड में अलग अलग तरीके के एल्काइल हैलाइड हम काम में लेंगे। कभी जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो मोनो हेलो कंपाउंड काम में लेंगे जिनमें एक ही हेलोजन होगा। डाई हेलोजन वाले में विसिनल डाई हैलाइड काम में लेंगे, जेम डाई हैलाइड भी काम में लेंगे। अलग अलग तरीके के कंपाउंड जो है यहाँ पर हमें काम में लेने हैं। फिर रिएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिएजेंट यहाँ पर कोई होगा भैया जी स्ट्रोंग बेस। अब ये बिल्कुल मैंने तुम्हें कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ जो है वो क्या होता है ना कि जैसे E1 जो है वो SN1 के सिमिलर है। E1 के लिए आपको जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। E1 के लिए जो है वो हम बोलते हैं वहां पर वीक बेस होना चाहिए। SN1 में उसी को जो है बेस को ही हम क्या बोल देते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही SN2 में हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की। अब वही न्यूक्लियोफाइल यहां पर किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। कौन से स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एल्कोहलिक KOH, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन का काम करता है। ठीक है, और या तो एल्कोहलिक KOH या फिर इसके साथ एल्कोहलिक KOH और साथ में जो वो हीट भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, और ये एलिमिनेशन का काम करेगा। या फिर जो है वो इसकी जगह और कौन सा बेस काम में ले सकते हैं, तो इसकी जगह हम काम में लेंगे NaNH2 और साथ में हीट। ठीक है, या फिर जो है वो एक काम में लेंगे इसमें RO माइनस Na+, एक तो ये लिखा हुआ मिलेगा और साथ में लिखा हुआ मिलेगा ROH। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ पर जो अल्कोहल ये लिखा हुआ मिलेगा और साथ में जो वो हीट भी लिखा हुआ मिलेगा अगर एलिमिनेशन करवाना है तो। यहाँ पर देखो जरा, जैसे CH3ONa हो सकता है ना, और यहाँ पर जो CH3OH हो सकता है, या फिर इसकी जगह जो है वो आपको C2H5ONa हो सकता है, और यहाँ पर जो C2H5OH हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप काम में ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर जो है वो अगर जितना ज़्यादा बल्कि इसका साइज होगा ना, जैसे यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दे दिया आपको, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, तो उस केस में प्रोडक्ट जो है बदल जाता है। उस केस में मेजर प्रोडक्ट जो है वो हॉफमान एल्कीन हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कब हॉफमान एल्कीन बनेगा, ये हम आगे बात इसकी करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो ये है अपने पास रिएजेंट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया जी प्रोडक्ट जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बनते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब एल्कीन या एल्काइन बन सकता है, इवन एल्काइन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं ना। कब एल्काइन बनेंगे, कब एल्कीन बनेंगे, ये सारी बातें भी हम करेंगे। फिर देखो कि ये जो रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन वास्तव में है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, है ना। पहले हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था, E1 रिएक्शन से पढ़ा था, HX बाहर किया था। अब हम यही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं और यहां से जो है वो HX ही बाहर करेंगे, किससे, E2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन को आप बोल सकते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये लो जी, ये हुई एक बात, है ना। अब चलते हैं देखना जरा कि क्या है ये वास्तव में। तो आप समझना कि हमारे पास कोई भी इस तरह के कंपाउंड है, ये H, ठीक है, और ये कोई भी इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर हेलोजन है। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, बीटा हो गया, और आपने इसको क्या कर रखा है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है, मान लो, है ना। तो आपको क्या करना है भैया, अल्फा बीटा से HX बाहर करना है। ये तो हो गया हेलोजन और ये हो गया क्या, हाइड्रोजन। अल्फा बीटा से HX बाहर करोगे और अल्फा और बीटा के बीच में फिर क्या आ जाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये रिएक्शन है, ठीक है, और ये रिएक्शन चलती है E2 मैकेनिज्म से। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है तो समझना, बहुत ही आसान सा काम है, देखिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, देखो क्या होगा, सबसे पहले ये हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हेलोजन है ना, और हमने जो है वो यहाँ पर क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे यहाँ से आपको OH माइनस मिलेगा, यहाँ से आपको NH2 माइनस मिलेगा, यहाँ से आपको जो RO माइनस मिलेगा, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले रखा है, जैसे कि बेस है मान लो OH माइनस। ठीक, अब ये अल्फा है, ये बीटा है, बेस को क्या चाहिए, बेस को H प्लस चाहिए, तो ये OH माइनस को H प्लस चाहिए, ये इस H प्लस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक होगा तो भैया इसमें देखना सारे काम एक साथ चलते हैं कि इस H का यहाँ से हटना,
इस हैलोजन का यहाँ से हटना और यहाँ पर डबल बॉन्ड का बनना, ये सारे काम एक साथ होते हैं। कहने का मतलब इसमें कुछ ये होगा, जैसे जैसे OH का अटैक होगा H पर, वैसे वैसे H यहाँ से हटेगा, बीटा से H हटेगा, वैसे वैसे यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और वैसे वैसे यहाँ से जो है वो हैलोजन भी हटेगा। ये कंडीशन आएगी हमारे पास, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है वो अपने पास होगी, ठीक। अब यार इस कंडीशन में, इस कंडीशन ये है बीच में ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। और भैया इस ट्रांजिशन स्टेट को हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी हम बात करेंगे, एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। तो एंटी पेरीप्लेनर का मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, यानी कि जो बेस होता है वो, है ना, फिर इसमें जो है वो जो लिविंग ग्रुप है यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों, और इसमें अल्फा और बीटा कार्बन, ये सारे के सारे जो वो एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ये सारे के सारे ग्रुप हट जाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से H2 के फॉर्म में, ये HX के फॉर्म में जो क्या हो गया, एक तरीके से बाहर हो गया, और फाइनली जो है वो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ये रिएक्शन जो है वो अपने पास ऐसे चलती है, ठीक। यही है क्या, E2 रिएक्शन। जिस स्टेप में अटैक होता है, ये वाला अटैक होने वाला स्टेप, ये वाला जो है आप बोल सकते हो इस रिएक्शन का जो है वो स्लो स्टेप होता है, बोले तो RDS होता है, ठीक है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप होता है। तो अब आप देखो जरा कि भाई इसके बारे में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है रिएक्शन के बारे में, वो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, देखना कंडीशन ऐसी है, सबसे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, ठीक है। रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे SN2 रिएक्शन में भी तो ऐसा ही था कि केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। फिर सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि नो कार्बोकेटाइन, या मैं ये लिख देता हूं एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट is formed in reaction in which, ठीक है। तो भैया एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है इन विच अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, है ना, बेस, हेलोजन, ऑल आर present in सेम प्लेन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो इसमें एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भैया इसमें रिएक्शन की जो रेट है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है, एक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1 और साथ में बेस की कंसंट्रेशन की पावर भी 1, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। फिर आपको यह ध्यान में रखना है कि नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन, सो नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो भैया इस रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन वगैरह तो बनता नहीं है, तो कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया अपने पास। अब यहाँ देखना जरा कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि E2 एलिमिनेशन, E2 में हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना वो सारे, E2 एलिमिनेशन इज ए टाइप ऑफ एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, कि भैया इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, ये बहुत ही जरूरी है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है स्टीरियो से रिलेट करके, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि E2 एलिमिनेशन जो है ना, वो आप ये बोल सकते हो कि एक एंटी एलिमिनेशन का टाइप है ना। एंटी एलिमिनेशन का टाइप मतलब ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन और हेलोजन जो है, जैसे मान लो यहां पर भी हाइड्रोजन होगा,
कि यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन तो इसी तरफ है, जिस तरफ हैलोजन जुड़ा है उसी तरफ का हाइड्रोजन है। तो यहां से हम इस तरीके से HX बाहर नहीं करते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये हैलोजन जो है यहां से क्या हो जाए, चला जाए ना, ऐसा नहीं होता है। दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन जो हटते हैं वो एक दूसरे के एंटी अपोजिट डायरेक्शन से हटते हैं। हैलोजन इधर है तो हाइड्रोजन अपोजिट वाला हाइड्रोजन ही हटेगा, है ना। इसका कारण यह है कि भैया देखो जरा कि बेस को अटैक करना है। मान लो हाइड्रोजन यहां पर भी है, अब बेस को अटैक करना है। अब बेस जो इस हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इधर आएगा तो यहां पर जो इस लोन पेयर का क्या लगेगा, उस पर रिपल्शन लगेगा। तो ये अपोजिट वाला बीटा हाइड्रोजन ही हमेशा हटाता है ना। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये है अपने पास E2 एलिमिनेशन के बारे में कुछ एक पॉइंट है। अब देखना कि इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। E1 में रीअरेंजमेंट होगा, E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। तो देखना कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 और ये है भैया अपने पास, मान लो यहाँ पर है Br और यहाँ है CH3, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है जी एल्कोहलिक KOH और साथ में दे रखा है हीट। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो कि रिएक्शन जो वो E1 से चलेगी कि E2 से चलेगी। तो हमें पता है कि ये रिएक्शन चलेगी किससे, E2 मैकेनिज्म से, ठीक है ना। तो देखना आपको क्या करना है, केवल अल्फा बीटा से HX बाहर करना है, केवल इतना सा काम करता है। तो ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा भैया जी, बीटा तो ये भी है और बीटा ये भी है। अब यहां पर देखना आपको स्टीरियो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहां ये जो है अपने पास दो हाइड्रोजन है, एक हमें पता है कि यार एक जो है वो Br की डायरेक्शन में होगा, दूसरा Br के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पर भी ऐसा ही है। तो यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है? तो भैया जी देखना, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 एक साथ में जो हो इसमें ये वाला प्रोडक्ट कि भाई यहां से Br यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है CH3CH2 और यहाँ CH डबल बॉन्ड और ये CH2। अगर यहाँ से Br यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात? अब इनमें वही बात जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, E1 में सज्जफ और होफमान। तो यहाँ पर ये तो है 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसके पास कितने हैं, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाली एल्कीन तो कौन सी है, सज्जफ एल्कीन। और ज़्यादातर केस में यही क्या रहती है, मेजर प्रोडक्ट रहती है। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये है होफमान एल्कीन, ठीक है। और ये वाला क्या रहेगा, माइनर रहेगा, ठीक है ना। अब देखना कि एक यहाँ पर वर्ड है, मतलब आपको देखो करना क्या है, सीधा सा काम। पहले E1 में तो हमने क्या करवाया था, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, फिर रीअरेंजमेंट करवाया। E2 में आपको कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करवाना है, डायरेक्टली चेक करना है। डायरेक्टली जो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा से HX ओवरऑल हमें बाहर करना है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखो कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। एक वर्ड है हमारे पास रीजियो सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि रीजियो सिलेक्टिविटी जो है वो क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या फिर दो से ज्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सके, या यूं कहो कि ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। और ये जो फिनोमिनन है इसको हम क्या बोलते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जैसे 4 रिएक्शंस दे दी, आपको पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, है ना, या इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इस तरह का क्वेश्चन यहां से आपको पूछ सकता है। तो रीजियो सिलेक्टिविटी में मैं ये बोलूंगा कि रिएक्शंस in which two or more than two isomeric product can be formed will be regioselective रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रीजियोसिलेक्टिविटी,
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि ये वाली रिएक्शन जो है ना, इसमें कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको और ज्यादा समझते हैं। हाँ जी, हमारे पास एक रिएक्शन है एग्जाम्पल के लिए CH3, ये है CH2, CH2, ये CH2 और यहाँ पर है Br, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमने मिला रखा है एल्कोहलिक KOH, ठीक। और साथ में जो है यहाँ पर हमने इसको हीट भी कर रखा है, गर्म कर रखा है। तो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। अल्फा बीटा से हम क्या करेंगे, HX बाहर करेंगे, तो यहाँ पर CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड और ये है CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे बताओ क्या इसमें और ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है क्या? केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि एक ही तरीके का अल्फा हाइड्रोजन यहां पर था, तो दिस रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट है ना, ओनली वन प्रोडक्ट विल ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो केवल एक ही प्रोडक्ट जो है वो यहां पर ऑब्टेन्ड होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, तो दिस रिएक्शन इज नॉट रिजियो सिलेक्टिव, दिस इज नॉट रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये भैया जी ये एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ये एग्जांपल है कोई हमारे पास, ये है ना, तो अब यहां पर जो है जैसे मान लो हमने NaNH2 के साथ इसको हीट कर दिया, NaNH2 के साथ हीट किया, तो यहां पर देखो ये अल्फा हो गया है ना, ये बीटा और ये बीटा, कितने तरीके के बीटा हाइड्रोजन है। मैं अभी अल्फा हाइड्रोजन बोल गया, बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा तरीके के होंगे तो रिएक्शन हो सकता है रिजियो सिलेक्टिव हो जाए, क्योंकि वहां पर जो है ना आपको 2 या 2 से ज्यादा तरीके के आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यहां पर देखना जरा कि एक तो आप यहां से तो अल्फा से तो हेलोजन हटा दो, बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हाँ, मेजर कौन सा? मेजर तो एक ही होगा। जैसे इसमें ये वाला सेजेफ एल्कीन है, ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला जो हो क्या होगा, माइनर होगा। लेकिन भैया जी यहाँ पर जो कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कम से कम 2 मिलने चाहिए, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट क्योंकि मिल रहे हैं, है ना, 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। फिर और देखना जरा आप, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जैसे 3-4 रिएक्शन दे दिया आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव है या इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो रिजियो सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे CH3C, यह है CH3, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है CH3, ठीक है। और इसको जो है वो अल्कोहलिक KOH के साथ हमने क्या कर रखा है, हीट कर रखा है। अब देखो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तीनों के तीनों बीटा हाइड्रोजन कैसे है, एक जैसे है। कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, हेलोजन तो एक ही है। तो यहाँ पर जो है वो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक। तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस रिएक्शन इज नॉट ए रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। क्लियर है बात? जैसे आपको जो है इस तरह का कोई एग्जांपल दे दिया है ना, हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये है मान लो Br, ठीक है। अब इसमें देखना जरा कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही प्रोडक्ट बने, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इस पर कितने तरीके के बीटा हाइड्रोजन हो गए, ये अल्फा हो गया, फिर ये वाला जो हो क्या है, बीटा है, ये भी क्या है, बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है। 3 तरीके के अपने पास क्या है, बीटा कार्बन है। तो यहां पर देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो ये वाला बन सकता है, एक इसमें ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, देखो जरा, और एक इसमें ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है,
ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं और तीनों जो है वो क्या है, अलग अलग है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है चेक कर सकते हो कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। और क्योंकि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमेरिक, तो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं तो ये रिएक्शन भी क्या है, एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, आपको डायरेक्टली पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। क्लियर है बात? चलो भाई, ये तो हुई एक बात, रिजियो सिलेक्टिविटी हमने देखी। फिर जो है यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट और लिखवा रखा है, और वो पॉइंट ये है कि भैया रिएक्शन जब चली तो इस रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन होगा। जब भी रिएक्शन होगी तो एंटी एलिमिनेशन होगा। अब यार चलो ठीक है, ये तो मान लिया एंटी एलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से पूछेगा, मान लो एंटी एलिमिनेशन से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम समझते हैं। देखो जरा, देखो कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आएगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि हमारे पास एक ये है कंडीशन, मान लो यहां पर है फिनाइल, ठीक है, यहां पर है फिनाइल, यहां है H, ये Br है, ठीक है, या यहां पर हम ले लेते हैं CH3, ठीक है, और यहां पर जो है वो है CH3 और यहां पर है H, ठीक। और इसको जो है वो हमने क्या कर रखा है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। एक तो ये कंडीशन है, एक इसी की कंडीशन हम एक और लेते हैं, जैसे ये फिनाइल है, यहाँ है CH3, ये है Br, और दूसरे वाले कार्बन पर ये है H, यहाँ है CH3 और यहाँ है फिनाइल, और ये है जी एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और साथ में हमने क्या ले रखी है, हीट ले रखी है। अब हमें ये पता है कि देखो जरा कि अगर कहीं पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो हमें जो है वो मेजर प्रोडक्ट ही मेंशन करना होता है। अगर वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना कि मेजर के साथ साथ हमें माइनर भी बताना है, लेकिन अगर माइनर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रखा, उसके बारे में नहीं पूछ रखा है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आपको अगर कहीं पर जो है वो केवल जो है प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट ही वहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में आपको देखो क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन का, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, और यहां पर भी क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। और मैंने जो है वो पहले तुम्हें इसके अपोजिट काम, इसका अपोजिट बता रखा है, ठीक है, कि हमने क्या किया था, याद करना जरा, कि जो सिस या ट्रांस एल्कीन है उन पर सिन और एंटी एडिशन जो है वो हमने करवाया था। तो इस तरह के कंपाउंड बने थे, या तो मीजो बनेगा या जो है वो इनेंशियोमेरिक पेयर बनेगा, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। अब यहां इस तरह के कंपाउंड पे आपको डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करवानी होती है, इसका तरीका होता है। जैसे कि हमने जो है पहले क्या किया था, जब मैंने आपको पहले बताया था, तो पहले यहां सिस और ट्रांस एल्कीन दे रखी थी, तो पहले सिस और ट्रांस को आपने किस में, न्यूमैन में कन्वर्ट किया, फिर आपने एडिशन करवाया, वो बताया था ना CCM CTR, है ना, तो वही चीज है, अब उसका उल्टा हमें करना है। पहले तो हमने एल्कीन पर एडिशन करवाया था HX का, और एल्कीन पर HX का एंटी एडिशन करवा के हमने जो एक तरीके से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था। अब हम इसका उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसमें एलिमिनेशन करवाएंगे, और एलिमिनेशन भी कैसा, एंटी एलिमिनेशन होगा, तो इसमें हम एलिमिनेशन करवाएंगे, और एलिमिनेशन करवाने के बाद जो है वो हम क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। तो तरीका वही रहेगा, पहले हम इसको जो है वो न्यूमेन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन का तरीका देखो, ऊपर वाले को फ्रंट साइड मान लो, नीचे वाले को बैक साइड मान लो। आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना, आप जो है वो इसका अपोजिट भी कर सकते हो, आप नीचे वाले को फ्रंट साइड मान लो, ऊपर वाले को बैक साइड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया आसानी से हो जाए, आपको जो है बार बार स्विच नहीं करवाना पड़े, तो आसानी से काम हो जाए, इसके लिए जो वो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को फ्रंट साइड, नीचे वाले को बैक साइड मानेंगे। तो ऊपर वाला फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड कार्बन को आप एज इट इज रखो, जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा रखो। ऊपर की तरफ क्या है, फिनाइल, इधर जो है वो क्या है, ब्रोमीन, और इधर क्या है, CH3, है ना, इसको एज इट इज रखा। बैक साइड कार्बन में नीचे वाला जो ग्रुप है इसको एज इट इज रखो, और बाकी दोनों को आपस में एक बार क्या करवा दो, स्विच करवा दो। तो इनको एक बार स्विच करवाओगे तो इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा क्या, CH3। ये लो जी, ये कंडीशन आएगी।
अब इस वाले में आप ये समझो, चलो H और CH3 ठीक है, लेकिन भैया मैंने कहा ना एंटी एलिमिनेशन होता है तो Br के अपोजिट पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। और हमें पता है कि देखो फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो इसको इतना रोटेट करो कि ये Br के अपोजिट में यहां पर हाइड्रोजन चला जाए, क्योंकि ये अपने आप ही रोटेट होता रहता है, कभी ना कभी Br के अपोजिट हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो वहां पर जो है वो तब एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसको इतना रोटेट करो कि Br के अपोजिट में हाइड्रोजन चला जाए। तो भैया मैंने जो है क्या किया, फ्रंट साइड कार्बन को तो एज इट इज रखा, ये Br और ये क्या है अपने पास CH3, और बैक साइड कार्बन को जो इतना रोटेट कर दिया कि यहां पर अपोजिट में हाइड्रोजन चला गया, यहां पर फिनाइल आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। अब क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है तो भैया जी आप देखो यहां से जो वो अब HX क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, HBr बाहर कर दिया हमने, और HBr बाहर कर दिया तो फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच में अब जो है वो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये फिनाइल है, यहां है CH3, यहां है CH3 और यहां पर क्या है, फिनाइल है, और इन दोनों के बीच में ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये लो जी, ये कंडीशन आएगी हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, ये जो एल्कीन है ना, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन को हम सिस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे, तो देखो दोनों के दोनों सेम ग्रुप एक ही तरफ है, CH3 एक तरफ है और फिनाइल फिनाइल एक तरफ है, तो ये वाली एल्कीन जो है वो कैसी है, ये है भैया जी सिस एल्कीन। तो यहां पर जब एंटी एलिमिनेशन होगा ना तो इससे जो है वो सिस वाला बनेगा, दिस इज सिस, ठीक, ये कंडीशन है हमारे पास। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करवाना है। इसका उल्टा हम करवाते तो उल्टा भी हम करवा सकते थे, पहले जो है वो हम क्या करते, सिस वाले को जो है वो इसमें कन्वर्ट करते, फिर जो है वो हम एंटी एडिशन करवाते, फिर एंटी एडिशन करवा के जो है इसमें कन्वर्ट करते। तो वो उल्टा जो है ना वो तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ा है, EAR रिएक्शन में हमने पढ़ा है, जहां से आप ये मानो रिएक्शन मैकेनिज्म की हमने शुरुआत करी थी, वहां से पढ़ा है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, यहां देखो जरा कि वही काम, एक को फ्रंट साइड मानो, एक को बैक साइड मानो। इसको मैं फ्रंट साइड मान रहा हूं और इसको मैं बैक साइड मान रहा हूं। तो फ्रंट साइड कार्बन को तो रखो एज इट इज, ठीक है। यहां पर है फिनाइल, यहां पर है Br और यहां पर क्या है, CH3। बैक साइड कार्बन में खाली फिनाइल को एज इट इज रखो, इनको एक बार क्या करवा दो, स्विच करवा दो। तो इनको एक बार स्विच करवाया तो यहाँ CH3 आया, यहाँ H आया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यार Br के जस्ट अपोजिट जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ Br के अपोजिट ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो आपको अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो आप एलिमिनेशन यहाँ पर करवा सकते हो। और डायरेक्टली एलिमिनेशन करवाया तो ये फिनाइल आया, यहाँ पर आया CH3, एक CH3 हमारे पास यहाँ है, यहाँ पर क्या है, फिनाइल है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो जरा, दोनों फिनाइल और दोनों CH3 एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ऐसा होगा है ना, तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो है वो ये फिनाइल आया, ये डबल बॉन्ड, ये फिनाइल, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है, ये है भैया ट्रांस, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिन और ट्रांस, मतलब एक तरीके से सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर देखो जरा इस पर और एग्जांपल हम करते हैं। ये E2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ जी, देखना कई बार जो है वो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर जैसे मान लो दे दिया आपको Br, ठीक है, फिर यहां पर दे दिया आपको CH3, फिर यहां पर जो है वो एक दे दिया आपको इस तरीके से CH3, है ना, यहां दे दिया CH3, ठीक है। अब आपको जो है वो ये बोल दिया कि इसको हमने हीट कर दिया एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने इसको हीट कर रखा है, और आपको पूछ लिया कि अब बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो समझो जरा कि हमें ये पता है कि देखो अल्फा बीटा चेक कर लो पहले तो। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है ये हो गया अल्फा, इसके जस्ट बाजू वाला क्या है, बीटा, और इसके जस्ट बाजू वाला ये भी बीटा। तो दो बीटा कार्बन अपने पास, है ना। अब कौन से वाले बीटा से जो वो हाइड्रोजन हटेगा, तो मैंने कहा ना ये रिएक्शन एक एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। एंटी एलिमिनेशन होगा जिस डायरेक्शन में Br जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, उससे अपोजिट में हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे इस वाले कार्बन का, इस वाले बीटा का हाइड्रोजन जो है वो किधर होगा कि यार CH3 अबाउट द प्लेन है, तो इसका हाइड्रोजन जो है कहाँ होगा, बिलो दी
प्लेन होगा। और यहां पर जो है वो CH3 बिलो द प्लेन है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन जो है वो कहां होगा, इसका हाइड्रोजन होगा भैया जी अबाउ द प्लेन, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन हो गया अबाउ द प्लेन। अब यार हमें तो अल्फा बीटा से HX बाहर करना, तो अल्फा बीटा से HX बाहर करोगे, ये अल्फा का तो Br चला गया। अब यार ये वाला जो है ना हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हट सकता, क्यों? क्योंकि ये तो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसके अपोजिट वाला आपको हटाना है। अपोजिट वाला जो है कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट जो है वो अपने पास ये वाला बनेगा, यहां तो डबल बॉन्ड आएगा। और ये वाला जो CH3 है ना, जो अबाउ द प्लेन था, ये वाला CH3, ये CH3 एज इट इज रहेगा। और इस वाला देखो, अब जैसे ही यहां पर जो डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया कैसा, sp2, और sp2 होते ही ये वाला जो CH3 होगा ये चला जाएगा किसमें, प्लेन में। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उनमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना क्या होगा, क्या बन सकता है प्रोडक्ट, है ना। आसान सा काम है। ये Cl है, ठीक है। यहां पर जैसे मान लो CH3 लगा दिया, यहां पर जो है वो अपने पास है CH3, ठीक है। और आपको बोल दिया एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट किया। देखो जरा क्या होगा, चेक करना था। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वो भी पॉसिबिलिटी आप चेक कर लो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक करो, जल्दबाजी नहीं। देखो जरा कि इन दोनों एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला अल्फा है ना, ये अल्फा, ये बीटा हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी बीटा हो गया। अब आप ये समझो कि अल्फा पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है Cl के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ जो हाइड्रोजन है ये भी Cl के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया तो फिर आप चाहो तो ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, है ना, चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी एक हटा दो, क्योंकि दोनों तरफ एल्कीन जो है वो सेम ही स्टेबल बनेगी, है ना। कहीं पर भी आप हटा सकते हो, एल्कीन की स्टेबिलिटी सेम होगी। तो ये Cl हटा, ये H हटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा अपने पास, ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन का हाइड्रेशन हो जाएगा कौन सा, sp2, ये CH3, दूसरा वाला CH3 जो है वो अपनी एज इट इज कंडीशन में यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3 आएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ चेक करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये वाला अल्फा हो गया क्योंकि हेलोजन जुड़ा है, ये भी अल्फा है क्योंकि हेलोजन जुड़ा है, ये भी अल्फा है, इन तीनों पर हेलोजन जुड़े हैं। ये वाला जो वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये वाला भी बीटा हो जाएगा। चेक करते हैं भैया कौन सा हाइड्रोजन कौन सा हेलोजन हट सकता है। ये Cl है भैया जी, इस पर जो हाइड्रोजन होगा ना, इसका हाइड्रोजन कहां होगा, इसका हाइड्रोजन तो अबाउ द प्लेन होगा, क्योंकि CH3 अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन। फिर अगर आप इसका हाइड्रोजन चेक करोगे तो यार इसका हाइड्रोजन जो है ना, ये बीटा है अपने पास, इसका हाइड्रोजन होगा कहां पर, बिलो द प्लेन, क्योंकि CH3 अबाउ द प्लेन है तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। फिर चेक करते हैं भैया जी, देखो जरा कि इसका हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन ये अबाउ द प्लेन है तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा कहां पर, बिलो द प्लेन। अब चेक करते हैं कि कौन से Cl के साथ कौन सा हाइड्रोजन हट सकता है, कहां कहां एलिमिनेशन हो सकता है। सबसे पहले देखो जरा कि इस Cl के साथ ये वाला हाइड्रोजन हट सकता है, ठीक है। इस Cl के साथ ये वाला हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं। इस Cl के साथ ये वाला क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। इस Cl के साथ भैया ये वाला हाइड्रोजन नहीं हट सकता, इस Cl के साथ ये हाइड्रोजन भी नहीं हट सकता, इस Cl के साथ ये वाला हाइड्रोजन हट सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाला Cl जो है वो नहीं हटेगा, यहां एलिमिनेशन नहीं होगा, इन दोनों का एलिमिनेशन, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। कि भाई आपको यही ध्यान में रखना है कि एंटी वाला हाइड्रोजन जो है वो हटेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट देखो क्या बना, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा कि भाई यहां पर जो है वो सबसे पहले डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया कैसा, sp2। फिर देखना कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आते ही इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो गया तो यहाँ CH3। फिर ये वाला जो CH3 है ना, ये क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, अबाउ द प्लेन था, अबाउ द प्लेन ही पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमिनेशन हुआ ही नहीं, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और ये वाला क्लोरीन भी क्या पड़ा रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। ये लो जी, ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनेगा।
आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पर, देखना जरा, इस पर सोचना जरा कि क्या हो सकता है यहां पर, है ना। इसको चेक करना, देखें, है ना। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है। देखो जरा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अल्कोहलिक KOH, और साथ में जो हमने क्या कर रखा है, इसको हीट कर रखा है। चेक करते हैं, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी एक आप जो है वो सबसे पहले अल्फा बीटा चेक कर लो। ये वाला जो है कार्बन कैसा है, ये अल्फा है, ये वाला भी कार्बन कैसा अल्फा है, और ये वाला भी अल्फा है। इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा हो गया, ये भी कैसा हो गया, बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। अब देखो कई बार पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे मान लो इस वाले ब्रोमीन को देखो, है ना, तो या इस वाले ब्रोमीन को देखो, हाइड्रोजन इधर से भी हट सकता है, हाइड्रोजन इधर से भी हट सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन चेक करना जरा, ये अबाउ द प्लेन होगा, ये H होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, अबाउ द प्लेन होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। यहाँ इसका हाइड्रोजन भी कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन है। या फिर ये वाला हाइड्रोजन तो हमें खैर चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये 3 हाइड्रोजन हमें चाहिए। अब आप ये सोचो कि यार इस वाले Br के साथ तो ये दोनों में से कोई भी हट सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है वो ज्यादा स्टेबल, आप हटा के देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन जहां पर बने, अपना आंसर वो ही रहेगा। क्लियर है बात? तो यहां पर देखना जरा कि इस Br के साथ मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस Br के साथ ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो इस Br के साथ ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, तो इस Br के साथ ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो इन दोनों को एलिमिनेट करवा दो आप, है ना, फिर इन दोनों को एलिमिनेट करवा दो और फिर इन दोनों को आप एलिमिनेट करवा सकते हो। क्लियर है बात? तो यहां पर जब एलिमिनेशन हुआ तो कंपाउंड देखो क्या बनेगा। अच्छा, सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अगर आप इतना एलिमिनेशन करवाओगे तो सारे के सारे कार्बन क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो यहां पर डबल बॉन्ड आया एक, तो ये वाला CH3 जो प्लेन में आ गया। फिर भैया जी यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये CH3 भी प्लेन में आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये वाला CH3 भी प्लेन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है बात? और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जरा, कई बार जो इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाता है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये एक एंटी एलिमिनेशन का टाइप है, ठीक है ना। तो एग्जांपल ऐसा है, ये Br है, ये H है, यहाँ CH3 है, ये H है, और यहाँ H है, यहाँ है CH3, ठीक है। और इसको जो है वो हमने क्या कर रखा है, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। वो जो हमने 3 बेस लिखे थे ना शुरू में, उनमें से आप कोई सा भी बेस काम में ले सकते हो, ठीक है। फिर इसमें देखना कुछ और एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। जैसे ये Br हो गया, ये H हो गया, यहाँ H है, यहाँ D है, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ पर भी D है, यहाँ D है, ठीक है। और इसको जो है वो हमने अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, एक जो है वो हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है इसी के जैसा। जैसे ये Br है, ये H है, ठीक है, यहाँ है CH3, ये H, यहाँ H और यहाँ CH3, और इसको जो है वो हमने अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये H, ये D है, ये Br, ये H है, यहाँ H, ये CH3 है, ठीक है। और इसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रखा है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। चेक करते हैं, वही अल्फा बीटा चेक कर लो सबसे पहले। ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा। मैंने कहा बीटा पर हाइड्रोजन होना चाहिए और जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये Br और ये H आपस में हट जाएगा, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ नहीं होगी रिएक्शन, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ अपोजिट में कौन है, CH3 है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो भैया जी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ CH3 है और ऊपर वाला CH3 और H एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, ध्यान दो जरा कि Br के अपोजिट जो एक तो ड्यूटेरियम है, एक Br के अपोजिट कौन है, हाइड्रोजन है ना। ये वाला तो कैसा हो गया, अल्फा,
ये वाला कैसा हो गया बीटा, और ये भी कैसा हो गया बीटा, है ना। तो यहां पर जो है वो ये वाला Br और H भी हट सकता है, Br और D भी हट सकता है। आप बताओ कौन सा हटेगा। तो भाई सबसे पहले एलिमिनेशन करवाओगे तो Br और H हटेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पर जो है ना ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाला भी ड्यूटेरियम जो हो क्या रहेगा एज इट इज, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भैया हमें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की ज्यादा होती है कार्बन हाइड्रोजन से। पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है बात। तो यहां पर जो है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर इस पर आते हैं, यहां पर देखना जरा कि ये वाला हो गया अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, और ये भी कैसा है, ये भी बीटा है। तो ये Br, अब यार Br के अपोजिट जो है वो किसी भी बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां है रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि Br के अपोजिट हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहां से रिएक्शन होगी। यहां चेक करते हैं भैया जी, ये Br है ना, और इसके अपोजिट ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अब इस वाले बीटा पर इसके अपोजिट हाइड्रोजन नहीं है, तो अब कौन हटेगा, अब ड्यूटेरियम हट सकता है, ठीक है ना। तो अब Br के साथ जो ड्यूटेरियम जा सकता है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H आ गया, ये CH3 आ गया। तो ये है हमारे पास क्या एक तरीके से एलिमिनेशन, ये है डीहाइड्रोहेलोजन। जितने भी एग्जांपल देखे ना हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के देखे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ और केस बनते हैं, है ना, जैसे एक छोटा सा केस और यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट केस में जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं पर जो है वो एल्काइन का फॉर्मेशन भी करेंगे। इसी में जो 2 बार एलिमिनेशन करवा के एल्काइन का फॉर्मेशन भी हम करेंगे। एक एग्जांपल है अपने पास, बहुत ध्यान से देखिएगा कि CH3 और ये है अपने पास CH2, ठीक है, या इसको जो है वो CH और ये है Br, ठीक है, CH2Br कर देता हूँ। अब यार देखो कि जैसे हमने जो है वो एक तो यहाँ पर लिया था CH3ONA, ठीक है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है CH3ONA और साथ में हीट, ठीक है। अब जो कंडीशन SN1 की होती है वही मैंने कहा था E1 की होती है, ऑलमोस्ट वही है। जो कंडीशन SN2 की है वही कंडीशन किसकी होती है, E2 की होती है। तो यार केवल अगर CH3ONA लिखा हुआ है ना, तो यहां तो रिएक्शन हम करवाएंगे SN2, और SN2 रिएक्शन होगी तो ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस RO माइनस, है ना, ये हम काम में ले सकते हैं ना E2 में। तो यहां पर ये जो है इस पर अटैक करेगा, यहां से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी CH3, ये CH2 और यहां आएगा OCH3, ठीक है, ये बनेगा। और यहां पर अगर हीट कर रखा है तो इसको जो आप क्या बोल दोगे, E2 बोल दोगे। हीट कर रखा है तो E2 रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा से हम क्या कर देंगे, एल्कीन बनाएंगे। तो ये भी आपको एक केस ध्यान में रखना है कि भाई देखो कि जो कंडीशन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या था, एल्काइल हैलाइड साथ में जो सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हमने ईथर बनाया था, तो ये रिएक्शन तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है कि अगर आप यहाँ एल्कोहलिक QH NaNH2 काम में लेते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने सोडियम एल्कोक्साइड काम में ले लिया और साथ में हीट नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन सकता है। और अगर हीट करोगे तब जो है कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, E2। मैं तुम्हें बता देता हूं कि E1 के लिए जैसे हाई टेम्परेचर जो सुटेबल था, हाई टेम्परेचर पर E1 प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर पर SN1, ठीक ऐसे ही अगर कहीं पर SN2 और E2 साथ साथ चलने की पॉसिबिलिटी हो तो हाई टेम्परेचर पर E2 प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर पर SN2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हो वो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पर हम एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब जो विसिनल डाई हैलाइड होता है ना, उनमें हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे और फिर जो एल्काइन बनाएंगे। और जितने भी E2 के बाकी एग्जाम्पल है हम इसको जो हो अगली क्लास में हम ये मान लो कि कंप्लीट कर लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन E2 को कंप्लीट कर लेंगे, E1CB भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो अगली क्लास में एलिमिनेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको पूरी समझ में आई होगी। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। थैंक यू।